पर बहुत सारे लैंडस्लाइड्स बढ़ गए हैं। पहले वहां पे लैंडस्लाइड्स इतने नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसके पीछे का रीजन जो है हमारे क्लाइमेट चेंज के रीजन मेन हमारा मेजर जो कॉज है वो पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें खुद सामने आना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा। पहले सिर्फ हम उत्तराखंड में या हिमाचल में सुनते थे लैंडस्लाइड, लेकिन अब आसाम और सिक्किम में भी सुनते हैं हम लोग। तो जैसे जो हमारी एनजीओज हैं, गवर्नमेंट है, जो फ्यूचर पॉलिसीज लेके आ रहे हैं वातावरण को चेंज करने के लिए या उसे सेम नेचर को उसी तरीके से रखने के लिए, क्या उनके पास इतना जज्बा है कि वो अपने पर्यावरण को सेफ रख पाएंगे? तो जैसे हमारे किसान लोग भी दुखी रहते हैं कि जब उनको बारिश होनी चाहिए थी, क्योंकि वो सब लोग क्या ओल्ड स्कूल मेथड पे चलते चले आ रहे हैं। उनको पता है कि कब किस चीज की खेती करनी है, सो दैट उस टाइम पे बारिश होगी और उनकी अच्छी फसल पैदावार होगी। बट ऐसा हो नहीं पाता है, तो उनको भी इसमें काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं वेदर अनप्रेडिक्टेबल की वजह से। प्रकृति का काम ही है बदलना, बिल्कुल ठीक है। प्रकृति पहले जैसी थी अब बिल्कुल वैसी नहीं रही। पॉल्यूशन भी देखो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन शहर में तो अब नीला आसमान देखना भी मुश्किल है। होता है, अभी भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो बिल्कुल मुश्किल है। हाँ, मतलब बिल्कुल आपको क्या यहाँ काला आसमान दिखेगा। को हमें अगर हमने आज इसके बारे में नहीं बात करी और आज इसके ऊपर हमने एक्शन नहीं उठाई, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जज्बात न्यूज 24 में आपका स्वागत है। तो मेरा नाम ध्रुव है और आज मेरे साथ है मेरी को-होस्ट भारती। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंडिया में अभी ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस आए हैं 2024 में, जो हमने देखा जगह जगह फ्लड्स आ रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। तो उसमें हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल है, किस तरीके से वो लोगों की हेल्प कर रही है, किस तरीके से हमारे लोकल एनजीओ उसमें हेल्प कर रहे हैं, और हमारा जो खुद का दायित्व बनता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो क्या बन रहा है। तो इस पूरी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इन्हीं से भी टॉपिक्स को। सो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सो दैट आप समझ पाए कि इनके पीछे के कॉज क्या है, जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं इनको हम बदलाव करने के लिए क्या क्या रणनीतियां बना सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी को-होस्ट भारती। तो आज जज्बात न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसे ध्रुव ने बताया कि वातावरण में काफी चेंजेस आ रहे हैं, तो आज का टॉपिक इसी पर रहेगा। तो मैं ध्रुव के साथ एक वार्तालाप हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, अगर हम बात करते हैं आसाम और सिक्किम में, देखा गया है कि वहां पर हैवी रेन्स और लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वहां के लोगों पे क्या होता है, तो उसके बारे में क्या ध्रुव हमारे जो व्यूअर्स हैं इस चैनल के द्वारा हमें जो सुन रहे हैं, क्या उन्हें कुछ बता पाएंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल भारती, सिक्किम और आसाम में देखा गया है कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा जो फ्लड्स आई हैं उसकी वजह से वहां पर बहुत सारे लैंडस्लाइड्स बढ़ गए हैं। पहले वहां पे लैंडस्लाइड्स इतने नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसके पीछे का रीजन जो है हमारे क्लाइमेट चेंज के रीजन मेन हमारा मेजर जो कॉज है वो पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें खुद सामने आना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा, जिसके लिए जैसे तो एक तो बहुत ज्यादा ट्रेवल बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता चला जा रहा है तो पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। तो उसकी वजह से क्लाइमेट वेदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था थोड़ा वेदर रिकवर किया था, बट दोबारा से हम उस ड्रास्टिक चीजों में चलते चले जा रहे हैं जिसमें वेदर चेंजेस हो रहे हैं। तो आसाम और सिक्किम में लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं पहले के मुकाबले। पहले सिर्फ हम उत्तराखंड में या हिमाचल में सुनते थे लैंडस्लाइड, लेकिन अब आसाम और सिक्किम में भी सुनते हैं हम लोग। लोगों के घर यूं ही ढह जाते हैं, लोग यूं ही बेघर हो जाते हैं। गवर्नमेंट वहां पे लोगों की हेल्प कर रही है इस चीज में, लेकिन पॉल्यूशन जो है वो एक मेन कॉज बन चुका है। जैसे ध्रुव अभी आपने जैसे हमें आसाम के बारे में और सिक्किम के बारे में बताया कि वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका इम्पैक्ट क्या रहता है। ऐसे ही देखा गया है मुंबई में, जगह जगह पानी भर जाता है। वहां के जो स्लम एरिया है वहां पानी भर जाता है। तो वहां की जो जनता है या वहां जो लोग रहते हैं उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स आप शेयर करेंगे क्या? बिल्कुल। तो मुंबई में क्या होता है कि जो स्लम्स एरिया है वो थोड़े नीचे और बाकी जो अर्बन एरियाज वो ऊपर है। मुंबई का जो आपने देखा समुद्र बिल्कुल पास में ही है, तो मुंबई का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि कहीं पर ऊपर है कहीं नीचे है। तो जहां पानी भर जाता है तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वहां पर ट्रांसपोर्ट की आती है। लोगों का वहां आने जाने में बड़ी समस्या बन जाती है। वहां लोकल ट्रेन जो चलती है उसकी आवाजाही में बहुत समस्या बनती है। और स्लम्स एरिया में तो मेनली ये मान के चलो उन लोगों की जिंदगी बिल्कुल दूभर हो जाती है उस टाइम पर जीना, क्योंकि जब वहां पर फ्लड आते हैं या जब वहां पर पानी भरता है, क्योंकि क्लाइमेट कंट्रोल का क्या कहीं पर भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, ना गवर्नमेंट का उतना ज्यादा उस पर ध्यान है, ना लोकल लोगों का। लोग नेचर के साथ खेल रहे हैं, नेचर को सीरियस नहीं ले रहे। अपने हिसाब से कहीं भी कंस्ट्रक्शन कर देंगे, अपने हिसाब से कहीं पर भी कुछ भी बना देंगे, कोई ब्रिज बना देंगे, कोई पोल बना देंगे, और बिल्कुल पेड़ों को काटते हुए चले जा रहे हैं। तो उसका जो वेदर पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो वहां के लोग
वहां के लोकल लोग अभी झेल रहे हैं। तो इसके लिए लोगों को करना क्या है कि अगर कहीं पर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसके बारे में भी ध्यान रखें कि नेचर के साथ ना खेलें। तो आपने देखा कि समुद्र पे धीरे धीरे लोग अपना कब्जा बनाते चले जा रहे हैं, पोर्ट्स बढ़ रहे हैं, वहां पर पुल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो लोगों को करना कुछ नहीं, गवर्नमेंट को वहां पे एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम बनाने की जरूरत है मुंबई में, जिससे जब भी ज्यादा बारिश हो या बहुत ज्यादा पानी भरे तो पानी अपने रास्ते से निकल जाए, वहां पे अटके ना, रुके ना। तो स्लम्स लोग भी, जो स्लम्स एरिया है वो भी वहां पर ठीक ठाक बना रहा है, और साथ में जो लोकल लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो भी ठीक हो जाए। तो मेन जो मुंबई की अभी प्रॉब्लम है, एक तो कोई बेहतर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है वहां पर अभी, क्योंकि जो मुंबई तो कोई बहुत पुराना शहर बसा हुआ है, ठीक है, माया नगरी कहते हैं हम उसको, और आज से नहीं, मतलब वो हजारों साल से बसा हुआ है। तो वहां पर जो डेवलपमेंट करना वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट को अभी मेन जो वहां पर काम करना है वो ड्रेनेज सिस्टम पे मुझे लगता है करना चाहिए। बेहतर ड्रेनेज सिस्टम होगा तो वहां का ट्रांसपोर्ट भी ठीक होगा, ट्रांसपोर्ट ठीक होगा तो ऑब्वियस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपने आप ही ग्रो कर जाएगा, लोगों को भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ध्रुव, अभी आपने बात की वेदर की, तो अगर मैं वेदर की इस टाइम की बात करूं तो मैं वेदर का जो नेचर है अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। अगर मैं वेदर के पैटर्न की बात करूं तो अगर होता ना, जैसे हम जब कभी ज्यादा सोचते हैं कि अभी बारिश होगी, अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है। जब लगता है कि सर्दी अभी स्टार्ट नहीं हुई, अचानक से आपको एक ठंडाई का एहसास होने लग जाएगा। और गर्मी तो आप समझ ही सकते हैं कि गर्मी का जो स्टार्टिंग होती थी, पहले हम देखते थे मार्च के बाद ही होती थी, अब तो फरवरी से ही शुरू हो जाती है गर्मी का। वेदर पैटर्न है, इसके चेंज होने के क्या कारण है? देखो भारती, बिल्कुल आपने सही बोला कि वेदर अब बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। इसके पीछे जो रीजन है सबसे बड़ा वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि हीट वेव्स बढ़ती चली जाती हैं। उसकी वजह से क्या, मॉइस्चर बहुत होल्ड कर लेता है नेचर, ओके, ठीक है। और जिसको क्या अभी कोई इतनी ज्यादा कोई गाइडलाइन या इतना ज्यादा कुछ मार्केट में इतनी ज्यादा कोई गाइडलाइन या इतनी ज्यादा कोई नॉलेज लोगों को दी नहीं जा रही है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करा जाए। बाकी हमारा एक कंट्री दुबई, वहां पर तो क्या है कि ये लोग बारिश भी कराने लग गए हैं, जो कि नेचुरल नहीं है। ठीक है, सुना तो है, सुना है ना आपने। तो मेन जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर होल्ड होता है, तो उसकी वजह से जो हमारा वेदर है वो दिन पे दिन चेंज होता जा रहा है। सर्दियों का टाइम स्पेंड कम होता चला जा रहा है, गर्मियों का टाइम स्पेंड बढ़ता चला जा रहा है, और धीरे 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 क्या बारिश बहुत ज्यादा होने लग गई है। तो जैसे हमारे किसान लोग भी दुखी रहते हैं कि जब उनको बारिश होनी चाहिए थी, क्योंकि वो सब लोग क्या ओल्ड स्कूल मेथड पे चलते चले आ रहे हैं, उनको पता है कि कब किस चीज की खेती करनी है, सो दैट उस टाइम पे बारिश होगी और उनकी अच्छी फसल पैदावार होगी। बट ऐसा हो नहीं पाता है, तो उनको भी इसमें काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं वेदर अनप्रेडिक्टेबल की वजह से। तो हमारी गवर्नमेंट का काम है कि इसको लेके अवेयरनेस बढ़ाए, और साथ में हमारा जो मीडिया है वो भी आगे आए और लोगों को एजुकेट करे, लोगों को बताए कि इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं जो हमारे वेदर चेंजेस। तो प्रकृति दिन ब दिन बदलती चली जा रही है, प्रकृति का काम ही है बदलना, बिल्कुल ठीक है। प्रकृति पहले जैसी थी अब बिल्कुल वैसी नहीं रही। पॉल्यूशन भी देखो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन शहर में तो अब नीला आसमान देखना भी मुश्किल है। होता है, अभी भी हम जहाँ रहते हैं वहां तो बिल्कुल मुश्किल है। हाँ, मतलब बिल्कुल आपको क्या यहाँ काला आसमान दिखेगा। तो ये जो लोग यहाँ रहते हैं वही देख सकते हैं मेट्रो सिटीज में। तो इसके पीछे पूरा पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह है, और इसको हमें, अगर हमने आज इसके बारे में नहीं बात करी और आज इसके ऊपर हमने एक्शन नहीं उठाए, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर होने वाला है। क्योंकि जो चीज हम देख रहे हैं, जो खुली सांस में हम हवा ले रहे हैं, वो नहीं ले पाएंगे। मतलब हो सकता है कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने पड़े इन फ्यूचर। ओके, इतना मतलब इतना सीवियर हो सकता है ये। ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं ध्रुव, तो क्या इसको हम डायरेक्टली विजिबल कर सकते हैं या देख सकते हैं? बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखा आपने कि जो हमारा टेम्परेचर है उसमें काफी राइज हुआ है, हीट वेव्स बढ़ गई हैं, हमारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं दिन पे दिन। ये तो हर जगह न्यूज में आ रहा है, हर साइंटिस्ट इसके बारे में बात कर रहा है आज के टाइम पे कि जो हमारे ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा क्या वाटर लेवल बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सामने देख सकते हो आप। साथ में मैंने अभी बताया मेट्रो सिटीज में जो है वो काला आसमान आपको देखने को मिलेगा, नीला आसमान बहुत कम देखने को मिलेगा। जगह जगह गवर्नमेंट जो नए नए रूल्स लेकर आ रही है, इम्पैक्ट ला रही है। ऐसा नहीं है, दिल्ली एनसीआर में भी जो गवर्नमेंट ने अभी रूल लेकर आया है कि कंस्ट्रक्शन इस स्टेज में बंद कर दो, आप यहाँ पे अभी कोई काम नहीं कर सकते। साथ में हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये वाली गाड़ियां नहीं चलेंगी। बट हम लोगों का खुद का भी एक दायित्व बनता है कि हम इसे फॉलो करें जो गवर्नमेंट रूल्स बना रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट रूल्स लेकर आती है उसको गवर्नमेंट को साथ रूल्स लाने के साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे सारे मीडिया हाउसेस को भी मिलकर उसमें अपना पूरा योगदान देना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है हमारे लिए।
तो जैसे ध्रुव आपने बात की कि गवर्नमेंट की, जब इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहां पे हमारी जो गवर्नमेंट है रिसेंटली वाली, वो किस तरीके से एक्शन लेती है जिससे इस चीज से बचा जा सके? देखो, मैं अब व्यूअर्स को बिल्कुल बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट हमारी बहुत हेल्पफुल है इस कंडीशंस में। जब कहीं कहीं फ्लड आ जाता है तो गवर्नमेंट जो हमारी वो एनडीआरएफ टीम को वहां अपॉइंट करती है, जो क्या कहते हैं लोगों की हेल्प करती है उनको वहां से निकालने में, उनको उनके एक सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाता है, उनको टाइम से फूडिंग दी जाती है, खाना पहुंचाया जाता है, सब कुछ। और साथ में लोग डोनेट भी करते हैं, इसमें काफी हेल्प में आगे आते हैं। हमारा एक रीजन है बिहार का, जो कहते हैं 6 महीने पानी में रहता है, 6 महीने जो है वहां पे लोग रहते हैं, 6 महीने वो पानी में डूब जाता है। तो वहां पे भी एनडीआरएफ टीम जाके काम करती है। बाकी जहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो वहां पे गवर्नमेंट पॉल्यूशन के लिए रूल लेकर आ रही है। और जहां पे लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट वहां पर तुरंत सड़क बनाती है, बुलडोजर भेजती है, रोड क्लियरर भेजती है, वहां के रोड्स को क्लियर कराती है, चाहे वो आसाम हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो। हर जगह गवर्नमेंट काम कर रही है और अपना पूरा इंपैक्ट दिखा रही है, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीजन भी यही था भारती, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, एनजीओ अपना काम कर रहे हैं, लोकल लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो जनता है हमारे देश की, जो हमारा भारत देश में लोग रह रहे हैं, उनका भी तो अपना एक दायित्व बनता है ना कि वो साथ में नेचर को लेके अब अवेयर हो जाए, उस चीज को लेके जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसको लेके अवेयर हो जाए। तो वो कब होंगे? 2024 में हमने कितना कुछ देखा इस चीज को लेकर। अब हम 2025 में अपने अंदर एक बदलाव लेकर आए ताकि हमारी जो प्रकृति है वो जैसी हुआ करती थी वैसी ही रहे, उसको बदलने की कोशिश ना की जाए। और उसमें हमारे चाहे वो बड़े कॉर्पोरेट हो, चाहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलिस्ट हो या लोकल लोग हो, सबको मिलकर सामने साथ आना पड़ेगा, तभी उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। जो ध्रुव, जैसे हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे, तो जैसे जो हमारी एनजीओज हैं, गवर्नमेंट है, जो फ्यूचर पॉलिसीज लेके आ रहे हैं वातावरण को चेंज करने के लिए या उसे सेम नेचर को उसी तरीके से रखने के लिए, क्या उनके पास इतना जज्बा है कि वो अपने पर्यावरण को सेफ रख पाएंगे? देखो, पॉलिसीज तो क्या बहुत सारी आती हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लेकर भी आती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है प्रॉब्लम आ रही है जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा क्या है, माइंडसेट कुछ इस तरीके से बन चुका है कि जब तक हमारे ऊपर कोई चार्ज न लगाया जाए, कोई समन न लगाया जाए, कि जैसा तुमने देखा होगा कि रेड लाइट है तो रेड लाइट लोग यूं ही जंप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे उन पर चालान लगा दिया कि रेड लाइट 500 रुपए आप पर चालान लग जाएगा अगर आपने क्रॉस कर दी तो लोग रुकने लगे। लेकिन कुछ होशियार थे कि वो उस टाइम पे भी जंप कर रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, लोग ऐसे नहीं मान रहे, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको 5000 कर दिया। हाँ। तो अब जो 50% लोग क्रॉस कर दिया करते थे, अब वो रुकने लगे हैं। अब कोई 1-2 ही ऐसा आता है शैतान आदमी जो रेड लाइट को जंप करता है। तो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमारे ऊपर कोई चार्ज न ठोका जाए तब तक हम किसी रूल को आसानी से मानते नहीं है। बिल्कुल। और ये प्रकृति तो सबसे बड़ा रूल है, इसकी गोद में हम रह रहे हैं और इसी का हम ख्याल नहीं कर रहे। बिल्कुल। जैसे अगर हम कोई पेड़ काटते टाइम या कोई पत्ता काटते टाइम या कुछ भी करते टाइम सोचते नहीं है, हमें लगता है हमारा काम थोड़ी ना है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये एनजीओस का काम है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमारा काम है। बिल्कुल। हमारी प्रकृति, हम रह रहे हैं इसमें। सही तो बात। यहाँ के क्लाइमेट चेंज को लेके, यहाँ के वेदर चेंज को लेके भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और शुरुआत सोच से होती है खाली। तो बिल्कुल पॉलिसीज तो सारी बहुत अच्छी आती हैं गवर्नमेंट जो लेकर आती है, बट उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वीक है। अगर उस पर कुछ चार्ज लगा दे गवर्नमेंट या कोई ऐसा कंपनसेशन लगा दे कि अगर आपने ये रूल ब्रेक करे तो आप पर इतना चार्ज लग जाएगा, तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगेंगे लोग। जैसे न्यूज में आता रहता है जनरली कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से दिल्ली में हर बार धुआं हो जाता है। ठीक है, पूरा कम से कम 1 महीने तक सूरज दिखता ही नहीं है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने फिर उसके ऊपर रूल लगा दिया कि अगर कोई ऐसा पाया गया तो उस पर इतना अमाउंट का चार्ज लगेगा, 10,000 से 50,000 के बीच में। लोगों ने वो कम कर दिया, बंद नहीं हुआ, कम कर दिया उस डर से। तो इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट को लाना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, साथ में जो लोग ये रूल ब्रेक कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ये रूल ब्रेक कर रहे हैं, उन पर चार्ज भी लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए, राइट। तब ये रूल क्या स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। और जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं या जो ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, उनका क्या हर ईयर वीकली या हर ईयर अपडेट लेना चाहिए कि वो हमारे क्लाइमेट कंट्रोल के नॉर्म्स को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। लोग क्या करते हैं, ब्राइब खिलाकर लाइसेंस ले लेते हैं और अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद धुआं फैल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उन्हें कोई दोबारा काउंटर करने जा रहा है, कोई चेक करने जा रहा है, क्योंकि किसी मीडिया हाउस को एंटर होने नहीं देंगे। और जो गवर्नमेंट बॉडी इनको कंट्रोल कर रही है
उन गवर्नमेंट बॉडी को एंटर होने नहीं देते इजीली, आपको पता ही है, क्योंकि उनके पास लाइसेंस है। बिल्कुल। तो यहाँ सारा गेम जो लाइसेंस पे चल रहा है, ऑन ग्राउंड क्या काम हो रहा है इस बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। सही बात है। बाहर की कंट्रीज में इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, तो हमारे इंडिया में भी ये बदलाव आना अभी जरूरी है। और मे बी पॉसिबल कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वेदर हमारा दिन पे दिन बदलाव करता जा रहा है, और सबसे ज्यादा जो मेन इंपैक्ट डाल रहा है उसमें हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है। अगर वो इस पर अपना योगदान देंगे तो हमारा बहुत जल्दी इंडिया का जो वेदर है, जो पॉल्यूशन है, वो कम होगा और चीजें यहाँ ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, जैसे आपने बताया प्रगति के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही है, तो प्रगति के साथ छेड़छाड़ में देखिए कई बार ऐसा होता है कि कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी का इम्पैक्ट होता है, तो जो लोग इस चीज से सरवाइव करते हैं, इंडिविजुअल इस प्रॉब्लम को झेलते हैं, तो उनका जो पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है उसको लोग कैसे देखते हैं? तो बिल्कुल भारती, आपने बिल्कुल सही कहा। तो जो लिवहुड है अभी हमारा, जो करंट में लोग फ्लड में अपना घर खो देते हैं या लैंडस्लाइड में अपना घर खो देते हैं, ठीक है, तो उनकी लोग मदद तो करते हैं, सोसाइटी वाले सामने आते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, उनको एक दूसरा घर भी वो लोग अपने तैयार करते हैं, लेकिन इसको लेके अभी कोई रूल्स या रेगुलेशंस इनएडुकेट हैं, वो अभी प्रॉपर यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। जैसे कि हर आदमी टैक्स पेयर है, वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, तो वो चाहता है कि उसके बदले गवर्नमेंट उसकी कुछ हेल्प करे, उसको कुछ वापसी में दे। बिल्कुल, ठीक है, जैसे हम घर बनाते हैं तो हाउस टैक्स भी देते हैं, तो वो हम पूरा डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रकृति की वजह से अपना घर खो दे रहे हैं, तो आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें वो कहता है कि अगर कोई प्राकृतिक डिजास्टर आता है तो उसमें इंश्योरेंस कवर भी नहीं होता। हाँ। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ ऐसे रूल्स लेके आने चाहिए गवर्नमेंट को और हमारी बॉडीज को, सो दैट कि अगर कोई डिजास्टर में भी अपना घर खो दे रहा है या अपनी शॉप खो दे रहा है या अपना बिजनेस खो दे रहा है, तो उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो, सो दैट कि वो दर दर की ठोकरें ना खाए। ध्रुव, आपने अब तक जो बताया बहुत अच्छा बोला, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया हमारी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जो हम लोग हैं सबको काम करना चाहिए। अगर हम इन सब चीजों को देखते हुए काम कर रहे हैं तो जो हमारी नेचर है उसको इससे क्या नुकसान हो रहा है? देखो, नेचर का तो बहुत बड़ा नुकसान है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, बायोडाइवर्सिटी हुई है जी, सॉइल इरोजन होता है इसकी वजह से। ये वर्ड्स बहुत आसान लग रहे होंगे आपको सुनने में, लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है मतलब हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन ऐसा होगा जब जंगल होंगे ही नहीं। जंगल नहीं होंगे तो एक पार्ट है जो हमारी नेचर का है, तो ना जानवर होंगे ना एनिमल्स होंगे, तो लोग इसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसका क्या है, लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, क्योंकि अगर जंगल नहीं होंगे तो भारतीय रिवर्स नहीं होंगी, रिवर्स नहीं होंगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो जल ही जीवन है, एक स्लोगन है, और जल ही नहीं होगा तो कैसे जीवन जिया जाएगा। तो धीरे धीरे जगह जगह का पानी आप देखो कि पॉल्यूटेड होता जा रहा है, लोग पीने के लिए पानी नहीं है, तो उसके पीछे कौन, हम लोग ही जिम्मेदार है। बिल्कुल, तो प्रकृति का नुकसान यही हो रहा है। आप देख रहे हो जगह जगह का जल स्तर गिरता चला जा रहा है। पहले 50 फीट पे पानी मिलता था, अब 200 फीट पे मिलता। एक टाइम आएगा 2000 फीट पे मिलेगा, पानी मिलेगा ही नहीं। समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते, रिवर्स का पानी आप पॉल्यूटेड कर चुके हो, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं। बिस्लरी का पानी 20 रुपए की जगह 200 रुपए का हो जाएगा। फिर आने वाले टाइम में जितने पानी से आप नहाते हो उतना तो आपको नहाने के लिए भी नहीं मिलेगा। गंदे पानी से नहाओ और पीने के लिए तो पानी बचेगा ही नहीं। आप कुएं भी नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। तो ये सब जो देख रहे हो ना अभी जो बदलाव आ रहे हैं, ये सब हम ही इसके पीछे के रोल मॉडल हैं, और ये बहुत जल्दी कर रहे हैं हम। अपने इस पिछले 40-50 साल में हमने क्लाइमेट को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश करी है, पूरे अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करी है। तो हमारे जो इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेन मकसद है वो भी यही है कि आप लोगों को हम अवेयर कराएं इस टॉपिक्स को लेके, कि जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो असम में हो, सिक्किम में हो, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में हो, जो हमारे जो टूरिज्म सेक्टर है, जो लोग यहाँ से जाते हैं वहां पर टूरिस्ट करने, वो इतना ज्यादा पॉल्यूटेड करके आते हैं कि उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, वहां पर फ्लड्स आ रहे हैं कहीं कहीं जगह पर, कहीं पर जो है बहुत जल्दी वेदर चेंज हो रहे हैं। तो वो सब ना करो, बेहतर है प्रकृति के कंट्रोल में रहो, प्रकृति को अपने कंट्रोल में मत करो। तो ध्रुव, हम किस तरीके से प्लानिंग करें जिससे हम नेचर को भी नुकसान ना पहुंचाएं और हम अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाए? बिल्कुल भारती, आपने सही कहा, इसमें प्लानिंग की तो जरूरत है ही। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग लानी पड़ेगी।
कि कहाँ पर हमें फैक्ट्रीज लगानी है, कहाँ पे हमें इंडस्ट्री लगानी है, कहाँ लोकलाइट्स रहे, कहाँ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कहाँ पर हमें ग्रीन स्पेसेस को डेवलप करना है, कहाँ पे हमें ग्रीन स्पेसेस हार्म नहीं करने हैं। हमारा प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। और जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लड एरियाज हैं, जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, बहुत ज्यादा पानी जल्दी जल्दी भर जाता है, तो उन एरियाज को हमारे गवर्नमेंट को वहां के लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी जगह पर। और बहुत ज्यादा जो हम क्लाइमेट चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे अब ईवी कार आ रही हैं जो उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट को हार्म, हमारे वेदर को हार्म नहीं पहुंचाती हैं। और साथ में हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, हमें अपनी ग्रीनरी लगानी पड़ेगी। ये सबसे ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये किसी एक आदमी का काम नहीं, ये सबका काम है, सबको मिलके करना पड़ेगा। हम एनवायरनमेंट डे मना लेते हैं, एनवायरनमेंट डे वाले दिन एक पेड़ लगा देंगे, सब लोग एक फोटो खिंचाएंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे। लेकिन एनवायरनमेंट डे हमारा डेली है, साल में एक बार तो हम सांस नहीं लेते ना, डेली लेते हैं, हम तो डेली सांस ले रहे हैं, हमें डेली ऑक्सीजन चाहिए। तो पेड़ क्यों साल में एक बार लगाना? जब हम सारे काम डेली कर रहे हैं, खाना डेली खा रहे हैं, हम अपनी जॉब पर डेली जा रहे हैं, तो हम वीक में एक बार तो पेड़ लगा ही सकते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ भारती, और ये एक साइंस भी है और ये एक प्रैक्टिस भी है, और ये एक इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुई है कि अगर हर इंसान वीक में छोड़ो मंथ में भी एक पेड़ लगाएगा, तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे देश का जो प्रकृति है, वो इतनी अच्छी हो जाएगी, यू ट्रस्ट मी, कि हम 50 साल पहले जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप मंथ में भी एक पेड़ लगाते हो तो। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? लोग साल में छोड़ो 10 साल में भी एक पेड़ नहीं लगाते। बिल्कुल, आई एग्री विद। और जो लगाते हैं तो उनका लोग मजाक बनाते हैं। पेड़ काट तो हम बहुत ज्यादा देते हैं बड़ी आसानी से, कि आंधी तूफान आई पेड़ गिर गए, लेकिन लगाते नहीं है। तो मैं बिल्कुल अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पेड़ लगाओ, फल के लिए नहीं, प्रकृति को बचाने के लिए। लोग क्या करते हैं, वो पेड़ लगाएंगे जो फल दे रहे हैं, कि आम का पेड़ लगा दो, आम तो आ ही जाएंगे। अरे आम खाते रहोगे लेकिन प्रकृति को कब बचाओगे? आज समय है, अभी सुधर जाओ और समझ जाओ, नहीं तो आने वाले टाइम में ये इतना बड़ा झटका देगी अपने फ्यूचर। जिन बच्चों की आप एजुकेशन का इतना ध्यान दे रहे हो, उनकी सांस का भी तो ध्यान रखो थोड़ा सा। बिल्कुल सही बात। लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है वहां से शिफ्ट कर जाते हैं किसी अच्छी जगह पे। लोग सोचते हैं लोग जगह छोड़ के क्यों भागना, जिस जगह पे उस जगह को अच्छा बनाने की कोशिश करो। बिल्कुल सही बात है एकदम। तो ध्रुव, सबको ही पेड़ लगाना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमें एजुकेशन के साथ साथ हमें अपने बच्चों की सांसों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी जो कम्युनिटीज हैं, इनका रोल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, एक कम्युनिटी, एक जो समाज है वही एक प्रकृति है। और जो हमारी कम्युनिटीज हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम कर सकते हैं वो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सुधार सकते हैं। हर घर में वेस्टेज होता है। हाँ। हम डेली अराउंड एन एवरेज 10 से 15 किलो कूड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। और लोगों का काम क्या होता है कि कोई भी घर में कूड़ा हुआ, इस तरीके से पॉलीथिन में बांधा और ऐसे करके घुमा के कहीं भी खाली जगह पे फेंक दिया। ये ना करके अगर हम इसे प्रॉपर मैनेज कर लें कि हम सॉर्टेड कर दें कूड़े को, कि गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, और उसको जाएं और उसको हम दोबारा से अपनी नेचर को खराब हार्म ना करते हुए रिसाइकल कर पाए, तो हमारा जो क्लाइमेट वेदर है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ सकता है। ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को कम्युनिटीज बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसमें कितना भी ज्यादा रूल ले आए, कुछ भी कर ले, लेकिन ये आपके हाथ में है। गवर्नमेंट आपके हाथ से कूड़ा लेने तो आएगी नहीं। सही बात। आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा वो। तो आप जो छोटी छोटी कम्युनिटीज बिल्ड करो, और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आप सुधार लेते हो, ड्रेनेज सिस्टम गवर्नमेंट सुधार देगी, फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम गवर्नमेंट सुधार देगी, डिफॉरेस्टेशन गवर्नमेंट टैकल कर लेगी, लेकिन कम्युनिटीज जो है वो मेन रोल कर सकती हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। तो आप प्लीज जितना भी अपना कूड़ा है उसको सही जगह पर रिसाइकल करने के लिए भेजो, ना कि उसे कहीं भी उठा के फेंक दिया। क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आप उसको, इस पर काम करो, उसके बारे में रात को बैठ के सोचो कि आप जो घर का कूड़ा निकालते हो उसको किस तरीके से कहां पे डिकम्पोज कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जमीन में पॉलिथीन फेंक रहे हो, जमीन खराब हो रही है, सॉइल खराब हो रही है हमारी। आप सोच रहे हो कि हमारी थोड़ी ना हो रही है, हमारा तो जहां घर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, हर चीज से फर्क पड़ता है। और ये छोटे छोटे चेंजेस ही बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आते हैं। बिल्कुल। तो हमारी जो मेन गवर्नमेंट, जो हमारी कम्युनिटीज हैं, वो वेस्ट मैनेजमेंट को सुधार लेंगी तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा हमारी नेचर पर। तो ध्रुव, जो हमारे एक्सपर्ट हैं
जो हमारा क्लाइमेट फ्यूचर है इसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? हाँ भारती, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हमें हमेशा यही सलाह देते हैं कि हमें जो कंट्रोल करना है वो हमारे कार्बन इमिशन और हमारा जो डिफोरेस्टेशन है उसे कंट्रोल करना है। अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं करा तो हमारे जो अभी डिजास्टर्स हैं, जो हमारे फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, वो फ्रिक्वेंट हो जाएंगे, बहुत जल्दी होने लगेंगे। तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। जैसे हमें रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सोचना पड़ेगा कि उस एनर्जी जो रिन्यूएबल है, जो मतलब बार बार यूज कर सकते हैं हम उसको हम यूज करें। ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस ना करें जो हमारे क्लाइमेट को खराब करे या वेदर को खराब करे। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बारे में हमें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ध्रुव, जो हमारे फ्यूचर डिजास्टर हैं इनको मिनिमाइज करने के लिए हम सबको क्या स्टेप लेने चाहिए? देखो, रिलीफ की बात करें तो हमें क्या है, शॉर्ट टर्म कोई अवेयरनेस प्रोग्राम ना चला के हमें से लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो हमारा ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो हमारा क्या कहते हैं, लोग जो नॉर्म्स फॉलो नहीं करते गवर्नमेंट के कि कहाँ घर बनाना है, किस तरीके से बनाना है, क्या क्या उसमें हमारे रिक्वायरमेंट यूज होंगे, क्या क्या हम प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, वो जो हमारी इंडस्ट्री है उनको हमारे क्लाइमेट कंट्रोल वेदर के हिसाब से नॉर्म्स को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। तो हमें जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है इसके बारे में, शॉर्ट टर्म में कोई भी प्लान यहाँ काम करने वाला नहीं है। और जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसे कंटिन्यू चलाते रहना पड़ेगा। चाहे वो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो, हमें अपना कूड़ा भी ध्यान से फेंकना पड़ेगा, गाड़ी भी हमें जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही है उससे हमें अपने घर पे खड़ा करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो क्लाइमेट के लिए ठीक नहीं है। और साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जहां लोग रह रहे हैं, जहां अर्बनाइजेशन हो रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहां इंडस्ट्री ना लगे, जहां इंडस्ट्री है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा ना हो। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा भारती। ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। और तो इसके बारे में हम धीरे धीरे सोचें। पहले तो हमें प्रकृति की केयर करना शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है कि प्रकृति कह सकते हैं नेचर समझिए, उसके साथ समझौता ना करिए। बिल्कुल नेचर को अपने माता पिता की तरह हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है कि हमारे माता पिता हैं, हमें इनका ध्यान रखना है। तो हमें कोई भी पेड़ फालतू में नहीं काटना। हमें परेशानी दे रहा है पेड़, हम इसलिए नहीं काटेंगे। हम अगर पेड़ परेशान हो रहा है तो काट सकते हैं हम उसको, लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे पेड़ तो मेरे घर की तरफ आ रहा है, उसको काट देता हूं। ऐसा नहीं करना। अगर पेड़ परेशान हो रहा है, पेड़ नहीं बढ़ पा रहा, तो उस तरफ से उसे काट दो। ठीक है, अपनी जरूरत के लिए नेचर को बदलो मत, नेचर की जरूरत के हिसाब से खुद को बदलो। बिल्कुल सही बात है। नेचर कोई खिलौना नहीं है कि इसे जब चाह बजा लिया। एक तरीके से नेचर एक बच्चा है। बच्चे को जैसे हम शुरू से केयर करते हैं उसी तरीके से हमें नेचर का भी केयर करनी चाहिए। मैं सभी से ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लास्ट में वीडियो में हाथ जोड़कर कि जितनी भी हमने इसमें पॉइंट्स डिस्कस करे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो एक एक छोटी छोटी चीज, आज जो छोटे छोटे स्टेप हैं वो एक बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। और आप प्लीज अभी से इस पर अवेयर हो जाइए, सो दैट कि आने वाला जो हमारा क्लाइमेट है, हमारी जो जनरेशन है, वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर में जी पाए। चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर बात हुई हो, चाहे वो फ्लड मैनेजमेंट को लेके हुई हो, चाहे वो ड्रेनेज मैनेजमेंट को लेके हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट को हुई हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को लेके हुई हो, चाहे वो अर्बनाइजेशन को लेके हुई हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हुई हो। ये बहुत सारा जो टॉपिक हैं ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं हमारे नेचर के ऊपर, हमारे क्लाइमेट के ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो इस पर प्लीज कोई गाइडलाइंस को समझिए, नॉर्म्स को समझिए, इनको फॉलो करिए और प्रकृति बचाइए साथ में। और हम ऐसे ही आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा। प्रकृति को बचाने के लिए और एक बड़ा बदलाव लाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। कोई भी बात आपको अच्छी ना लगी हो या हमारे जो हमने कन्वर्सेशन की है वो आपको समझ में ना आई हो, या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी शिकायत हो, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट आप कर सकते हैं। और जज्बात न्यूज 24 के सपोर्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, मैं और भारती। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने घर में स्वस्थ रहें और मस्त रहें। Thank you so much.